कल 6 दिसंबर को 9वीं कक्षा का सामाजिक विज्ञान विषय का एग्ज़ाम है सेट 2 के लिए। इसलिए आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर सामाजिक विज्ञान विषय का सैम्पल पेपर दिखाऊंगा और उसको सोल्व करवाऊंगा ताकि आप अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर सके। जैसा कि आप देख सकते हैं 9वीं कक्षा के लिए है, सामाजिक विज्ञान विषय है। 40 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर आएगा और 1 घंटे का टाइम मिलेगा आपको क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने के लिए। अब इस क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले आपके जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। पहले मैं आपको इस वीडियो के अंदर अनसोल्ड पेपर दिखाऊंगा, जिसका उद्देश्य ये है कि जो छात्र स्वयं यानी कि खुद इस पेपर को सोल्व करके देखना चाहते हैं और ये देखना चाहते हैं कि उनकी तैयारी कैसी है, वो इस क्वेश्चन पेपर को सोल्व करके देखें और बाद में इसी वीडियो के अंदर मैं इस क्वेश्चन पेपर को पूरा सोल्व करवाऊँगा। तो पहले आप जो छात्र इस क्वेश्चन पेपर को सोल्व करके देखना चाहते हैं सोल्व करें और बाद में सॉल्यूशन के साथ अपने आंसर का, अपने जवाब का मिलान करके देखें। सेक्शन बी है, 2 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे, टोटल 3 आएंगे। उसके बाद सेक्शन सी है, 3 क्वेश्चन आएंगे, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। और उसके बाद सेक्शन डी 2 क्वेश्चन करने हैं, दोनों क्वेश्चन 5 नंबर वाले हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर। अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। पहला क्वेश्चन है अल नीनो क्या है, तो इसका आंसर है गर्म समुद्री धारा, तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर है गुजरात, ऑप्शन डी जो है आपका आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित राजनीतिक संस्थाओं में से कौन सी संस्था देश के मौजूदा कानून में संशोधन कर सकती है। संशोधन का मतलब है बदलाव, यानी कि इनमें से कौन सी ऐसी संस्था है जो कानून के अंदर बदलाव कर सकती है, तो ये अधिकार होता है संसद के पास, तो ऑप्शन डी जो है आपका आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, किस आंदोलन के कार्यक्रम को प्रस्तुत करते हुए महात्मा गांधी ने कहा कि इस कार्यक्रम को यदि पूरा किया जाए तो स्वराज यानी कि अपना राज्य 1 वर्ष के भीतर ही मिल जाएगा। यानी कि कौन से आंदोलन का कार्यक्रम चल रहा था, जिस कार्यक्रम के दौरान गांधी जी ने ये बात बोली कि अगर इस कार्यक्रम को, इस आंदोलन को पूरा कर लिया जाए तो हमें 1 साल के अंदर ही आज़ादी मिल जाएगी। तो इसका आंसर है असहयोग आंदोलन। गांधी जी ने कहा था कि असहयोग आंदोलन अगर सफल हो जाए तो 1 साल के अंदर भारत को आज़ादी मिल जाएगी। उसके बाद 5वां क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस को उनकी अथाह देशभक्ति के कारण देशभक्तों का देशभक्त किसने कहा, तो ये बात कही थी महात्मा गांधी जी ने, तो ऑप्शन बी जो है आपका आंसर है। उसके बाद है डैश को राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर ज्ञात किया जाता है, तो इससे प्राप्त होगा प्रति व्यक्ति आय, तो ऑप्शन ए जो है आपका आंसर है। प्रति व्यक्ति आय को राष्ट्रीय आय यानी कि जो देश की कुल टोटल आय है उसको जनसंख्या से भाग देने पर जो है प्रति व्यक्ति आय का पता लग जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब आरंभ हुई, तो इसका आंसर है 1999 में, तो ऑप्शन ए जो है आपका आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, शीतकाल की वर्षा किस फसल के लिए लाभदायक है, तो आंसर है इसका रबी की फसल के लिए, ऑप्शन सी आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनकोना के वृक्ष कितनी वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो आंसर है 100 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन ए जो है आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने नमक यात्रा कितने दिन में पूरी की थी, तो 24 दिन के अंदर, तो ऑप्शन बी आंसर है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, तो इसका आंसर है सुभाष चंद्र बोस ने, तो ऑप्शन सी आंसर है आपका। यहाँ से आपका सेक्शन बी स्टार्ट हो जाता है और सेक्शन बी के अंदर पहला क्वेश्चन है संसद किसे कहते हैं, इसके 2 प्रमुख कार्य लिखो। आंसर देखें, भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों यानी कि चुने गए प्रतिनिधि, जो इलेक्शन होते हैं जिसमें आम जनता जो है अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, अपने नेताओं को चुनती है, कि राष्ट्रीय संस्था को संसद कहते हैं। तो जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनकी जो संस्था है उसको संसद कहते हैं। यह देश को कानून बनाने वाली
सर्वोच्च संस्था है और ये देश की जो है कानून बनाने वाली सबसे सर्वोच्च सबसे बड़ी संस्था है। उसके बाद संसद के कार्य के बारे में बताया गया है। भारत में संसद निम्नलिखित कार्य करती है। पहला कार्य है यह कानून बनाती है, यानी कि संसद का काम है कानून बनाना। पुराने कानूनों में संशोधन करना, यानी कि जो पुराने कानून है उसके अंदर कोई बदलाव करना है, वो काम भी ये करती है। और मौजूदा कानून को समाप्त करके उसके स्थान पर नया कानून बनाती है। और अगर कोई कानून ऐसा है जो इस समय पर उचित नहीं है, उसको समाप्त करके उसके स्थान पर नया कानून बनाने का काम करती है। उसके बाद संसद का सार्वजनिक धन पर नियंत्रण होता है, यानी कि जो सरकार की जो आय होती है उसके ऊपर नियंत्रण यानी कि कंट्रोल संसद के पास होता है। इसकी मंजूरी के बिना सरकार एक भी पैसा खर्च नहीं कर सकती, यानी कि संसद की मंजूरी के बिना जो सरकारी धन है उसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। संसद में सार्वजनिक विषयों और राष्ट्रीय नीति पर वाद विवाद किया जाता है। नंबर 13, निर्धनता से क्या तात्पर्य है, क्या अभिप्राय है? आंसर देखिए, निर्धनता से तात्पर्य उस सामाजिक परिदृश्य से है जिसमें समाज का एक वर्ग जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ है। यहाँ पर वर्ग उसे बोला है जो गरीब लोगों का समूह है। कहते हैं कि समाज का ऐसे लोगों का समूह जिनके पास अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने का सामर्थ्य भी नहीं है। मूलभूत आवश्यकताएं मान लीजिए रोटी, कपड़ा और मकान, इस चीज़ की जो है कमी को जो है पूरा करने का सामर्थ्य उनके अंदर नहीं है, जो निर्धन व्यक्ति हैं। निर्धनता का निर्धारण विभिन्न देशों के अंदर अलग अलग तरीके से किया जाता है और हर एक देश में जो है निर्धनता को मापने का जो मापदंड है वो अलग अलग है। यानी कि निर्धनता क्या है? ऐसे लोगों का वर्ग जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा ना कर सके, उसे निर्धनता कहते हैं और हर एक देश के अंदर इसको मापने का जो मापदंड है वो अलग अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौते के बारे में संक्षेप में लिखें। आंसर देखें। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, यानी कि जिस समय पर सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, 5 मार्च 1931 ईस्वी को तत्कालीन वायसराय, यानी कि उस समय का जो वायसराय था, लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच एक समझौता हो गया, यानी कि इन दोनों के बीच एक समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन पैक्ट कहा जाता है। इसको जो है गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं, यानी इस समझौते को ही गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं। इसके अनुसार यह तय किया गया कि सरकार सभी राजनीतिक अध्यादेश, यानी कि जो सरकार थी उस समय, जो अंग्रेज़ों की सरकार थी, वो जितने भी अध्यादेश यानी कि कानून उन्होंने पारित किए थे वो वापस ले लेगी और जो देशभक्तों के ऊपर मुकदमे चला रखे थे और उनको जेल में डाल रखा था वो वापस ले लेगी। उसके जवाब में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया और गांधी जी ने इसके बदले में जो आंदोलन चल रहा था सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसको स्थगित कर दिया यानी कि टाल दिया और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना सुनिश्चित किया और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए अपनी हामी भर दी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, 3 नंबर वाले क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, गांधी जी और नेताजी के विचारों में मुख्य भेद क्या था, यानी कि दोनों के विचारों में क्या अंतर था। आंसर देखें। महात्मा गांधी और नेताजी दोनों का उद्देश्य भारत को स्वतंत्र दिलाना था, यानी कि दोनों का जो लक्ष्य था वो भारत को आज़ादी दिलाना था, किंतु उन दोनों में कुछ वैचारिक मतभेद थे, यानी कि दोनों के विचार अलग अलग थे। गांधी जी साधन और साध्य दोनों की पवित्रता में गहरा विश्वास रखते थे। साधन मतलब लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो साधन है और साध्य होता है लक्ष्य, इन दोनों के पवित्र होने पर विश्वास रखते थे। जबकि नेताजी साध्य के लिए यानी कि लक्ष्य के लिए किसी भी साधन को अपनाना चाहते थे, यानी कि उन्हें आज़ादी चाहिए थी, उसके लिए वो कोई भी साधन अपना सकते थे। गांधी जी भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए अहिंसक गतिविधियों में विश्वास रखते थे, यानी कि गांधी जी मानते थे कि अहिंसा के द्वारा जो है आज़ादी प्राप्त की जा सकती है, उनका अहिंसा में विश्वास था। वहीं नेताजी का मानना था कि भारत को हिंसक प्रयासों बिना स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, और जबकि नेताजी का मानना था कि भारत को जो है हिंसक प्रयासों यानी कि आंदोलन किए बगैर भारत को स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। सशस्त्र आंदोलन यानी कि जिसमें शस्त्रों का प्रयोग किया जाए। नेताजी गांधी जी के विचारों से सहमत नहीं थे, परंतु वह उनका बहुत सम्मान
करते थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेट धाराएं क्या हैं तथा वे किस प्रकार भारत की जलवायु को प्रभावित करती हैं। सौर मंडल में एक संकरी पट्टी में अत्यधिक तेज गति से हवाएं चलती हैं। संकरी पट्टी मतलब पतली सी पट्टी में, और सौर मंडल जो हमारे मंडल होते हैं वायुमंडल में, उनमें से एक है, और वहाँ पर जो है बहुत अधिक तेज गति से हवाएं चलती हैं, जिन्हें जेट धाराएं कहते हैं। यानी कि इनकी स्पीड की वजह से ही इनको जेट धाराएं कहते हैं। यह पवनें अत्यधिक ऊंचाई, ये जो हवाएं हैं पवनें जो हैं बहुत ऊंचाई यानी कि 12,000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर जो है ये पवनें होती हैं। इनकी गति गर्मी में यानी कि गर्मियों के दिनों में जेट धाराओं की जो गति है, स्पीड जो है वो 110 किलोमीटर प्रति घंटा तथा सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती हैं, और सर्दियों के अंदर इनकी जो स्पीड है वो 184 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है। भारत में यह जेट धाराएं ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर पूरे वर्ष हिमालय के दक्षिण में प्रवाहित होती हैं, यानी कि सारा साल हिमालय के दक्षिण में ये बहती हैं। इस पश्चिमी प्रवाह के कारण देश के उत्तर एवं उत्तर पश्चिम भाग में पश्चिमी चक्रवात विक्षोभ आते हैं। देश के प्रायद्वीपीय पठार पर बहने वाली उपोष्ण पूर्वी जेट धाराएं ग्रीष्म ऋतु में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के लिए जिम्मेदार है, यानी कि इन्हीं की वजह से जो है चक्रवात आते हैं। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में विविधता के दो कारण लिखे, यानी कि जो उनमें विविधता है उसके कारण बताने हैं वनस्पति और वन्य प्राणियों में। उत्तर देखें, वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में विविधता के दो कारण इस प्रकार है। पहला है मृदा, मृदा की वजह से विविधता पाई जाती है, और दूसरा है तापमान। मृदा, विभिन्न प्रकार की मृदा विभिन्न प्रकार की वनस्पति का आधार है, यानी कि हमारे देश के अंदर जो है अलग अलग प्रकार की मृदा पाई जाती हैं। पर्वतों की ढलानों पर शंकुधारी वन तथा मरुस्थल की बलुई मृदा पर कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि अलग अलग मृदा है, यानी कि अलग अलग प्रकार की मिट्टी है, और इसी वजह से जो वनस्पति है वो भी अलग अलग प्रकार की पाई जाती है। यानी कि पहाड़ों पर जो है शंकुधारी वन पाए जाते हैं, और मरुस्थल जो है वहाँ पर बलुई मिट्टी होती है, वहाँ पर कटीली झाड़ियाँ होती हैं, वहाँ पर पेड़ पौधे कम पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पर पानी की कमी होती है। उसके बाद है तापमान। वनस्पति की विविधता तथा विशेषताएं तापमान एवं वायु की नमी पर भी निर्भर करती है। इसके अतिरिक्त वर्षण यानी कि वर्षा, सूर्य का प्रकाश, भूभाग भी जो धरातल है, वनस्पति एवं वन्य प्राणियों में विविधता लाने में सहायक होते हैं। यानी कि इस वजह से जो है प्राणियों और वनस्पतियों में विविधता यानी कि असमानताएं पाई जाती हैं, जिसका कारण है कि वहाँ पर वर्षा कितनी होती है, सूर्य का प्रकाश कितना मिलता है, और धरातल कैसा है, ये सारी चीज़ें। और उसके बाद तापमान और वायु में नमी, ये सारी चीज़ें जो हैं मैटर करती हैं। इस वजह से जो है वनस्पति और वहाँ के वन्य जो प्राणी है वो अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। उसके बाद है सेक्शन डी, 5 नंबर वाले क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, असहयोग आंदोलन की उत्पत्ति, उद्देश्य और प्रसार की व्याख्या करें। तो क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है असहयोग आंदोलन की शुरुआत के बारे में, उसके उद्देश्य क्या थे और उसका फैलाव कैसे हुआ, कैसे फैला। आंसर देखें, असहयोग आंदोलन की उत्पत्ति 1919 ईस्वी में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसमें कांग्रेस की नीतियों में परिवर्तन कर दिया। यानी कि 1919 के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिससे कांग्रेस ने अपनी नीतियों में बदलाव किया। जैसे प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा धोखा, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के अंदर जो है ब्रिटिश सरकार ने जो भारतीयों को धोखा दिया। उसके बाद रोल्ट एक्ट लेके आए, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तथा खिलाफत आंदोलन जो हुआ। इन सब परिस्थितियों में महात्मा गांधी ने सितंबर 1920 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा। तो इन परिस्थितियों के दौरान 1920 में जो है गांधी जी ने कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा, जो पारित हो गया। और इसकी पुष्टि जो है नागपुर में 1920 ईस्वी में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में हुई। उसके बाद है उद्देश्य, कि इस आंदोलन के उद्देश्य क्या थे। कांग्रेस का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य में रहकर या इससे बाहर होकर स्वराज्य प्राप्त करना था, यानी कि अपना राज्य प्राप्त करना था।
पंजाब में किए जा रहे अत्याचार एवं अनुचित कार्यों का विरोध करना, हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करना, ये तो उद्देश्य थे। और उसके बाद प्रसार, असहयोग आंदोलन का प्रारंभ गांधी जी ने स्वयं किया था, यानी कि गांधी जी ने इसकी शुरुआत की थी असहयोग आंदोलन की। उन्होंने भारत सरकार के सभी मेडल व पुरस्कार लौटा दिए, यानी कि अंग्रेजी सरकार ने जो उनको मेडल दिए थे और पुरस्कार दिए थे वो उन्होंने लौटा दिए। अनेक देशभक्तों ने अपनी उपाधियां व पदवियां छोड़ दी, यानी कि अंग्रेजी सरकार ने जो उनको भारतीयों को जो उपाधियां दी थी और पदवियां दी थी, भारतीयों ने उनको छोड़ दिया। इस आंदोलन को चलाने के लिए तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई और इस फंड की जो है स्थापना की गई। अनेक छात्रों ने सरकारी स्कूल छोड़कर राष्ट्रीय संस्थानों में दाखिला ले लिया, यानी कि अंग्रेजों द्वारा चलाए जाने वाले जो सरकारी स्कूल थे उनको छोड़कर भारतीय छात्रों ने राष्ट्रीय संस्थानों में दाखिला ले लिया। इंग्लैंड के युवराज का भारत आने पर बहिष्कार और हड़ताल से स्वागत किया गया, यानी कि जब इंग्लैंड के युवराज भारत आए तो उनका बहिष्कार किया गया और हड़ताल की गई। ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन को दबाने के लिए बड़े बड़े नेताओं को बंदी बना लिया, लोगों पर अत्याचार किए गए। सरकार ने इस आंदोलन को जितना दबाया यह उतना ही जोर पकड़ता चला गया, यानी कि अंग्रेजी सरकार ने इसको जितना दबाने की इस आंदोलन को जितना दबाने की कोशिश की है, आंदोलन उतना ही बढ़ता चला गया। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की हिंसक घटना के कारण महात्मा गांधी ने यह आंदोलन स्थगित कर दिया और इस घटना की वजह से 5 फरवरी 1922 में जो चौरी चौरा की घटना हुई थी स्थगित कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोनों में 5-5 वाले में दोनों में से एक एक करवाए हैं। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। और दूसरा क्वेश्चन इसके अंदर जो चॉइस में है, भारत में बहुत संख्या में जीव और पादप प्रजातियां संकटग्रस्त है, उदाहरण सहित कारण दीजिए। क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि भारत में बहुत से जीव और जो पादप प्रजातियां हैं वो संकट में है, उसके कारण बताने कि वो संकट में क्यों हैं। आंसर देखें, पारिस्थितिक तंत्र में जीवों की प्रत्येक प्रजाति का योगदान रहता है, यानी कि जो पारिस्थितिक तंत्र है, इको जो सिस्टम है हमारा, उस इको सिस्टम के अंदर हर एक जीव का जो है अपना एक योगदान है, इसलिए प्रत्येक जीव का संरक्षण करना अनिवार्य है, इसलिए हर एक जीव को बचाना जो है जरूरी है। लेकिन जंतुओं के निर्दयता पूर्वक एवं कानून विरुद्ध शिकार करके, यानी कि निर्दयता के साथ जो है शिकार किया जाता है और कानून का जो उल्लंघन है किया जाता है, तथा पेड़ों को काटने से रासायनिक और औद्योगिक कचरे के उत्पन्न होने के कारण, जो रासायनिक और औद्योगिक कचरा जो उत्पन्न हो रहा है बढ़ती जनसंख्या के कारण के लिए आवास बनाने, यानी कि जो जनसंख्या बढ़ रही है उसके लिए जो आवास यानी कि घर बनाने, तथा उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि भूमि को बढ़ाने के लिए, यानी कि उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि भूमि का बढ़ाना पड़ता है और जिसके लिए जो है वनों को काटना पड़ता है। इस प्रकार पादपों और जीवों के नष्ट होने से पारिस्थितिक तंत्र असंतुलित हो गया है। इस प्रकार से जो पादप हैं और जो जीव हैं नष्ट होने से जो पारिस्थितिक तंत्र है वो असंतुलित हो गया है, क्योंकि जंगलों को नष्ट किया जा रहा है। तो जंगल नष्ट होंगे तो वहाँ पर जो जीव हैं और जो पादप हैं जो वहाँ पर पनपते हैं वो भी उसके साथ नष्ट होंगे। लगभग 1300 पादप प्रजातियां संकट में हैं तथा 20 प्रजातियां विनष्ट हो चुके हैं, 20 प्रजातियां जो हैं वो नष्ट हो चुके हैं। काफ़ी वन्य जीवन प्रजातियां भी संकट में है, यानी कि बहुत सी वन्य जीवन प्रजातियां जो हैं जो वन में पाई जाती हैं वो संकट में है और कुछ विलुप्त हो चुके हैं, यानी कि कुछ समाप्त भी हो चुके हैं। तो ये बहुत से कारण हैं जिसकी वजह से जो जंगली जीव हैं और जो पादप प्रजातियां हैं वो संकट में हैं, जिनके कारण यहाँ पर बताए गए हैं कि पेड़ों को काटा जा रहा है, जो जीव हैं जंगली जीव हैं उनका शिकार किया जा रहा है, रसायन और औद्योगिक कचरे का जो है लगातार बढ़ोतरी हो रही है, और घर बनाने के लिए, यानी कि जनसंख्या बढ़ रही है और उनके लिए घर बनाने के लिए जो है वनों को काटा जा रहा है, और उत्पादन यानी कि कृषि जो खेती है उसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो है उसके लिए भी भूमि यानी कि वनों को काटा जा रहा है और भूमि
जो आवासीय भूमि है उसको बढ़ाया जा रहा है। तो ये बहुत से कारण हैं जिसकी वजह से जीव तथा पादप प्रजातियां जो हैं संकट में हैं। तो ये था आपका 9वीं कक्षा का सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस सेट 2 एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन पेपर और उसका सॉल्यूशन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।